ओके जी बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जो न्यू क्लासिकल एज का बिल्कुल लास्ट लेक्चर, द 18th सेंचुरी ड्रामा। जैसे में हम 18th सेंचुरी में ड्रामा और ड्रामाटिस्ट जो हैं उनका एक कम्प्रिहेंसिव व्यू लेने की कोशिश करते हैं। और इसके साथ ही फिर एक न्यू क्लासिकल एज है जो 120 ईयर्स से लेकर 140 ईयर्स के राउंड अबाउट है, अपने अख्ताम को पहुंचेगी। हमारा जो रिव्यू है इसके ऊपर कंप्लीट हो जाएगा और फिर इस एज के साथ मिलाकर कुछ जो है वो डाटा मिक्स करते हैं, तो जाके मंडे का जो आपका टेस्ट आ रहा है उसमें जो प्राइमरी चीज़ है वो 18th सेंचुरी ड्रामा होगा, 18th सेंचुरी सॉरी न्यू क्लासिकल एज होगी। और प्लस जो है कुछ ना कुछ और साथ ऐड करेंगे, कोई पाकिस्तानी लिटरेचर इन इंग्लिश हो सकता कर लें, या फिर हम कोई लिंग्विस्टिक का टॉपिक ऐड करेंगे। सोशियो पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखते हैं ड्रामा के बारे में। वैसे तो हमने इसको अच्छे तरीके से समझ लिया है, काफ़ी 18th सेंचुरी या फिर न्यू क्लासिकल एज का टोटल बैकग्राउंड क्या था, वो टोटल क्या टेम्पो था जिसमें डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर जो है प्रोड्यूस हो रहा था। तो पार्टिकुलर ड्रामा के एतबार से भी एक एंगल से इसका इजाफा कर लेते हैं। सो द ड्रामेटिक लिटरेचर ऑफ द 18th सेंचुरी वाज नॉट ऑफ हाई ऑर्डर। पहला पॉइंट हमारे पास ये है कि ये कोई उस तरह का हाई ऑर्डर टाइप लिटरेचर प्रोड्यूस नहीं हुआ एज फार एज ड्रामा इज कंसर्न। नॉवल में तो बहुत अच्छा काम हुआ। वजह क्या बनी? In fact, there was a gradual deterioration, and during the last quarter of the century, drama was moving towards its lowest ebb. जब से जो है वो प्यूरिटन्स का टाइम आया था, ड्रामा जो है वो जवाल का शिकार हुआ और फिर उसके बाद रेस्टोरेशन में भी इतना अच्छे से रेस्टोर नहीं हो सका। कॉमेडी ऑफ मैनर तो वो रिस्टोर हुई, जो फ्रेंच स्टाइल को कॉपी किया गया। ड्राइडन और उनके कंपेनियंस ने उसको उठाने की कोशिश की, लेकिन अभी तक ड्रामा जो है वो उसका स्टैंडर्ड गिरता ही चला जा रहा था। One of the reasons of the decline of the drama during the 18th century was the Licensing Act of 1737. तो एक नई चीज जो इनको सामना करनी पड़ी, पहले प्यूरिटन्स के जो है वो मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू था, फिर उनका प्रैक्टिकली थिएटर्स को क्लोज कर देना था, फिर इस तरह सोसाइटी में एक एंटी थिएटर एंटी ड्रामा जो है सेंटिमेंट्स जनरेट हो गए कि ये तो वल्गर एक्टिविटी है। और बाद में रेस्टोरेशन होने के बावजूद ये अपने पांव पे भी खड़ा ना हुआ था। लाइसेंसिंग एक्ट 1737 में पास होता है, which curtail the freedom of expression of dramatists, क्योंकि ड्रामा जो है वो लोगों को डायरेक्टली एक्सेस करता है, उनके आइडियाज को अपील करता है। तो जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो भी ड्रामा देख सकते हैं। बुक पढ़ने के लिए तो एजुकेटेड होना चाहिए आपको, आपको जो है वो लिटरेट पर्सन होना चाहिए, तभी आप नॉवल से फायदा उठा सकते हैं। और लेकिन बल्कि काफी अच्छे तरीके से लिटरेट हो और लिटरेचर को समझते भी हों, फिर आप ज्यादा वो अपील करेगा और आपको सोशल विजडम ग्रांट करेगा। लेकिन ड्रामा एक ऐसी चीज है जो बच्चे जो है उससे लेकर अनपढ़ से लेकर पढ़े लिखे से लेकर हर तरह के लोगों को वो फील कर सकता है, क्योंकि ड्रामा जो है वो बेस्ड करता है शोइंग के ऊपर, वो दिखाता है और कैरेक्टर्स को आप डायरेक्टली मूव करता देख सकते हैं, उनके डायलॉग्स को सुन सकते हैं। तो इसके लिए कोई इतना पढ़ा लिखा होना भी जरूरी नहीं है। तो ये चूंकि हर बंदे को अपील करता था, लिहाजा हुकूमत को लगा अपने टाइम की कि ये डेंजरस हो सकता है, तो उसकी जो है ना आज़ादी को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। इससे भी ड्रामा राइटर जो है उनकी फ्रीडम पे असर पड़ा। क्या वो खुल के नहीं लिख सकते थे और सोसाइटी को डायरेक्ट मैसेज नहीं दे सकते थे, बल्कि अब उनके काम को चेक किया जा रहा। तो फर्स्ट रेट राइटर्स जो है उनको देखते हैं, नॉवल उनके दरमियान क्या ताल्लुक है। ये शायद वर्ड राइटर होना चाहिए, राइटर्स। So the result was that a number of the writers like Fielding, who could make their marks as dramatists, left the theatre and turned towards novel. Henry Fielding जो हमने अभी देखा फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल बने, शुरू में जो है वो एक ड्रामाटिस्ट के तौर पे सामने आना चाह रहे थे, और लेकिन इस किस्म की एक्टिविटीज, इस तरह का माहौल देखकर वो जो है नॉवल की तरफ चले। Moreover, the new commercial middle classes which were coming into the prominence imposed their own dull and stupid views on the themes that would be acceptable to the theatre. So naturally, this was not liked by the first-rate writers who wanted to write independently. जो बहुत बड़े राइटर थे, अच्छे राइटर बन सकते थे, जैसे हेनरी फील्डिंग बहुत बड़े ड्रामाटिस्ट के तौर पे सामने आ सकते थे, लेकिन जो सोशल एटमॉस्फेयर उनको मिला, जिस तरह से जो है आज़ादियों को कंट्रोल किया जा रहा था राइटर्स को, और जिस तरह से ओवरऑल एक न्यू मिडिल क्लास, कमर्शियल मिडिल क्लास समाज हो गई थी और उनका टेस्ट भी उनके साथ मैच नहीं कर रहा था, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए जो बड़े नाम थे, फॉर एग्जांपल फील्डिंग, हेनरी फील्डिंग जो है वो नॉवल की तरफ चले गए।
क्योंकि नॉवल जो है वो डोमिनेट जॉनरा के तौर पे सामने आता है बाद में। उसके बाद हम देखते हैं जो रोमांटिक और क्लासिक ट्रेडिशन का भी क्या इसमें चक्कर है। हमने रोमांटिसिज्म और क्लासिज्म की 7 डिफरेंसेस के ऊपर सेपरेट एक हमने किया है सेशन, आपने वो यकीनन सुना होगा, आप उसको दोबारा भी सुन सकते हैं। सो इन द फील्ड ऑफ द ट्रेजेडी 2 अपोजिंग ट्रेडिशंस जो है वो काम कर रहे थे, रोमांटिक्स और क्लासिक्स का, एक्सरसाइज देयर इन्फ्लुएंस ऑन द ड्रामाटिस्ट। द रोमांटिक ट्रेडिशन वाज द एलिजाबेथन वे ऑफ राइटिंग ट्रेजेडी। जो रोमांटिक ट्रेडिशन को फॉलो करते थे वो एलिजाबेथन यानी शेक्सपियरियन वे ऑफ राइटिंग जो है उसको मॉडल कर रहे थे, या एलिजाबेथन एज के जितने भी ड्रामाटिस्ट थे उनको फॉलो करते थे। दोज हु फॉलोड दिस ट्रेडिशन मेड यूज ऑफ द इंट्रिकेट प्लॉट्स एंड एडमिटेड हॉरर एंड वायलेंस इन द ओपन स्टेज। तो वो इसके उनके प्लॉट्स भी अब देखें, कॉम्प्लेक्स प्लॉट को यूज करते थे, मोस्टली इंट्रिकेट प्लॉट्स को, और हॉरर जो वायलेंस है वो स्टेज पर दिखाते थे। The classical tradition, which was mainly the French tradition of the writing tragedy, was characterized by the unfolding of a single action without any subplot and long declamatory speeches delivered by the actors. वो स्टेज पर हॉरर भी नहीं वो दिखाते थे कि वायलेंस के भी वो खिलाफ थे, पर सिंगल प्लॉट होता था। और फ्रेंच ट्रेडिशन को खास तौर पे इन्होंने फॉलो किया, जो क्लासिकल ट्रेडिशन। तो ड्रामा में हमें 2 किस्म के ड्रामा मिलते हैं। क्लासिकल ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले ड्रामाटिस्ट जो कि न्यू क्लासिकल एज तो है ही, लेकिन कुछ जिन्होंने रोमांटिक ट्रेडिशन को भी साथ फॉलो किया। तो रिस्पेक्टेबल ड्रामेटिक स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो ट्रेडिशनल इंग्लिश पैटर्न ऑफ द ड्रामा वाज एग्जाम्प्लिफाइड बाय द what ways Venice preserved, while the classical tradition was strictly upheld in Addison's Cato। ठीक है, ऑटवे ने ड्रामा लिखा वेनिस प्रिजर्व्ड और एडिसन ने लिखा केटो, और आपको पता ये साथ साथ एसेइस्ट भी थे। तो क्लासिकल ट्रेडिशन की को इसने रिप्रेजेंट किया अपने टाइम के अंदर, शुरू में जब क्लासिकल दोनों ट्रेंड्स के ड्रामा स्टेज हो रहे थे, और which is written in an unemotional but correct style but has a pronounced moralizing tone. Other tragedies which were written according to the classical pattern was James Thompson's Sophonisba and Dr. Johnson's Irene। Dr. Johnson का Irene को हमने पहले तज़किरा किया है शायद इनके इंट्रोडक्शन के अंदर। But none of these tragedies, whether following the romantic or the classical tradition, came up to the respectable dramatic standard because the creative impulse seems to have spent itself. Though a very large number of the tragedies were written during the 18th century, they had literary but no dramatic value. तो इसके बावजूद कि बहुत से ड्रामा लिखे गए, लेकिन हम सबको मेंशन करने बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। दोनों तरह के ट्रेडिशन को फॉलो करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई भी है जो हम कह सकते हैं कि क्लास का ड्रामा जो है ड्रामाटिस्ट वो प्रोड्यूस नहीं हो सका। चंद बहुत कम ऐसे ड्रामाटिस्ट हैं, लिहाजा हम सिर्फ उन्हीं को मेंशन करेंगे। ये ट्रेजेडी में सिचुएशन थी। अभी हम बैकग्राउंड को देख रहे हैं। सो कॉमेडी में क्या हालात है? कॉमेडी डिटोरिएटेड इनटू फार्स। प्रॉपर कॉमेडी और कॉमिक प्लेयर और लाफ्टर जनरेट करने की बजाय एक सिर्फ जो है वो फार्स में कन्वर्ट हो गई। In the field of comedy, the same process of disintegration was noticeable. Comedy was deteriorating into a farce. फार्स मीन्स के ऐसा ड्रामा जिसमें कोई प्रॉपर प्लॉट नहीं है, जिसका प्रॉपर जो है अल्टीमेट पर्पस जो है वो सिर्फ मजाक जनरेट करना है, कोई सेटायर करना नहीं है, कोई सॉफ्ट ह्यूमर नहीं है, कोई करेक्टिव जो है वो एलिमेंट नहीं होता इसके अंदर। सो मोर ओवर द सेंटिमेंटलिटी व्हिच वाज अपोज्ड टू द अथॉरिटी ऑफ द रीजन केम टू ऑक्यूपाई एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन कॉमेडी। और सेंटिमेंटल कॉमेडी इन व्हिच द virtues of the private life are exhibited rather than the vices exposed। और एक सेंटिमेंटल कॉमेडी जो है वो हमारे सामने आती है कॉमेडी की दुनिया में, या तो फार्स है या फिर सेंटिमेंटल कॉमेडी हमें मिलेगी। इन दिस प्लेस almost all the characters are good and exceedingly generous. They are lavish enough and have abundance of sentiment and feeling। सेंटिमेंटल जो है वो कॉमेडी हमारे पास आती है, या फार्स। ठीक है, तो ट्रेजेडी में हम देखते हैं कि एलिजाबेथन जो है वो एक ट्रेंड भी हमें नजर आता है, और क्लासिकल ट्रेंड में खास तौर पे फ्रेंच ऑथर्स को कॉपी करते नजर आते हैं ऑथर्स, और कॉमेडी में या तो फार्स में कन्वर्ट हो चुकी है या फिर सेंटिमेंटल कॉमेडी बन गई है। सम अप करें अगर हम अपने ख्यालात को।
सो पहले देखते हैं स्टील एज ए ड्रामाटिस्ट। स्टील को हमें एज एन एसिस्ट तो हमने देख रखा है। तो स्टील वाज द फर्स्ट एक्सपोनेंट ऑफ द सेंटिमेंटल कॉमेडी इन द 18th सेंचुरी इन प्लेस सच एज, ये इनके कॉमिक प्लेस हैं, कॉमेडीज हैं जो सेंटिमेंटल कॉमेडीज हैं, जैसे हमने कहा था तो फार्स बन गई है कॉमेडीज। और जो सेंटिमेंटल कॉमेडी है तो सेंटिमेंटल कॉमेडी का हमारे पास नुमाइंदा जो है वो राइटर आता है स्टील एज ए ड्रामाटिस्ट। सो द फ्यूनरल इनका प्ले है, द लाइंग लवर, द टेंडर हस्बैंड, द कॉन्शियस लवर्स। ये इनके चार प्ले आपके सामने हैं। द फ्यूनरल, आल नाम से तो सीरियस लग रहा है लेकिन एक्चुअली ये एक सेंटिमेंटल कॉमेडी है। एंड द लाइंग लवर, द टेंडर हस्बैंड एंड द कॉन्शियस लवर। स्टील के साथ आपने इनको एसोसिएट करना है ड्रामा की साइड के ऊपर। स्टील extolled the domestic virtues. His subject was didactic and he tried to prove that the morality and the sharpness of intelligence can go together. Steele held that simplicity of the mind, good nature, friendship, honor were the guiding principle of the conduct. और ये चीज उनके एसेज में आपको याद होगी, बिल्कुल स्टील का वही बिहेवियर है, डाइडेक्टिव, मॉरलाइजिंग और बिल्कुल सिंप्लिसिटी ऑफ द नेचर एंड फ्रेंडशिप एंड ऑनर के ये वाले प्रिंसिपल जो है हमें स्टील के एसेज में भी नजर आते हैं जब ये दूसरे आथर के साथ मिलकर, एडिसन के साथ मिलकर ये जो है वो पीरियोडिकल एसेज लिखते हैं। तो बिल्कुल उसी थीम को, उसी पैटर्न को उन्होंने अडॉप्ट किया एज ए ड्रामाटिस्ट भी। और ये जो चार ड्रामे आपके सामने नजर आ रहे हैं इनमें भी हमें वही मॉरलाइजिंग टोन, डायडेक्टिसिज्म और सिंप्लिसिटी ऑफ द माइंड, फ्रेंडशिप एंड ऑनर के प्रिंसिपल नजर आते हैं। द फ्यूनरल, द टेंडर हस्बैंड, द लाइंग लवर एंड द कॉन्शियस लवर। टू ग्रेट ड्रामाटिस्ट ऑफ द 18th सेंचुरी हम आते हैं, जो बड़े ग्रेट ड्रामाटिस्ट, इनको हम किसी हद तक कह सकते हैं, जिनकी वजह से ड्रामा की कुछ इज्जत बरकरार है 18th सेंचुरी के अंदर। तो उनमें हम देखते हैं दो नाम। अभी जो हमने एक प्रीव्यू देखा है, एक प्रेफेस बनाया है इसके ऊपर, तो उसमें हमें कोई खास कोई बड़े ड्रामाटिस्ट हमें नहीं आते। स्टील एक सेंटिमेंटल कॉमेडी लिख रहे हैं, उसके अलावा भी बेशुमार लोगों ने लिखी है लेकिन रिमार्केबल काम नहीं है उनका, इसलिए हम उनको मेंशन नहीं कर रहे। टू ग्रेट ड्रामाटिस्ट अगर देखें 18th सेंचुरी के, सिर्फ अगर दो हम निकालें तो वो बनेंगे ओलिवर गोल्डस्मिथ एंड रिचर्ड शेरिडन। So the two great dramatists of the 18th century who led the revolt against the sentimental comedy were Oliver Goldsmith। और इन्होंने वो जो स्टार्ट में जो एक सेंटिमेंटल कॉमेडी स्टील ने स्टार्ट की थी, या कुछ और आथर ने फार्स और इन चीजों में लेवल गिरा दिया था कॉमेडीज का और ट्रेजेडीज का भी, तो इन दो आथर्स ने रिवॉल्ट करते हुए एक प्रॉपर, एक बेहतर जो है वो ड्रामा प्रोड्यूस किया। तो ओवरऑल अगर हमने याद रखना है ड्रामा में 18th सेंचुरी में, तो हमने दो बड़े ड्रामाटिस्ट को याद रखना है, ओलिवर गोल्डस्मिथ को और रिचर्ड शेरिडन। Oliver Goldsmith, born in 1730, died in 74 years का lifespan है। Though in his novel The Vicar of the Wakefield and in his poem The Deserted Village, हमने ओलिवर गोल्डस्मिथ को पहले देखा है। नॉवेलिस्ट द विकर ऑफ द वेकफील्ड ओनली नॉवल इन्होंने लिखा है, और इनकी पोएम भी है द डिजर्टेड विलेज। एज ए पोइट भी हमने इनको देखा ओलिवर गोल्डस्मिथ को, और हमने एज ए नॉवेलिस्ट भी देखा। तो हमारे सामने आते हैं ड्रामाटिस्ट। So Goldsmith showed clear marks of sentimental attitude to life. In his good nature man, he covers it with ridicule by portraying the characters of the honeywood as unadulterated good nature. His next play, She Stoops to Conquer, which is his masterpiece, was an immediate success. सबसे बड़ा जो play है इनका She Stoops to Conquer, it is the masterpiece of